ईरान के अंदर से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि वहाँ की जो सबसे पावरफुल मिलिट्री फोर्स है, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरसीजी, वो धीरे-धीरे सरकार पर अपना कंट्रोल बढ़ा रही है। तो आज के इस विश्लेषण में हम इसी डेवलपमेंट को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल यही उठता है कि क्या वाकई ईरान में एक सिविलियन सरकार की ताकत घट रही है और मिलिट्री हावी हो रही है? और ये जो आईआरजीसी का प्रभाव बढ़ रहा है, ये ईरान की पॉलिटिक्स को आखिर किस दिशा में ले जाएगा? चलिए इसको जरा और गहराई से समझते हैं। मेगामाइंड एकेडमी में आपका स्वागत है। यहाँ हम जियोपॉलिटिक्स और ग्लोबल पावर डायनामिक्स को बहुत ही सिंपल और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से डिकोड करते हैं। आज हम इन 6 पॉइंट्स के जरिए ईरान के इस पूरे पावर शिफ्ट को समझने वाले हैं। हम ईरान के पावर स्ट्रक्चर से शुरू करेंगे, फिर मौजूदा क्राइसिस को एनालाइज करेंगे और आखिर में देखेंगे कि भविष्य में क्या-क्या हो सकता है। तो सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ईरान में आखिर पावर चलती कैसे है, क्योंकि यहाँ एक ड्यूअल पावर सिस्टम है, मतलब पावर के 2 सेंटर्स हैं। देखिए, ईरान के पावर स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि रियल पावर है किसके पास। यहाँ 2 मेन सेंटर्स हैं। एक तरफ है सुप्रीम लीडर, जिनके हाथ में मिलिट्री से लेकर मीडिया तक सब कुछ है। वो इलेक्टेड नहीं होते, अपॉइंटेड होते हैं। और दूसरी तरफ है चुनी हुई सरकार, जिसके प्रेसिडेंट अभी मसूद पेजेश्किन हैं, लेकिन उनकी पावर काफ़ी लिमिटेड है और उन्हें भी सुप्रीम लीडर के अंडर ही काम करना पड़ता है। और इन दोनों के बीच में एक तीसरा और शायद सबसे ताकतवर प्लेयर है आईआरजीसी। इसे 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद बनाया गया था, रेवोल्यूशन को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन आज ये सिर्फ एक आर्मी नहीं है, बल्कि एक स्टेट विद इन अ स्टेट है। ये ईरान की एलीट मिलिट्री यूनिट्स, मिसाइल प्रोग्राम्स और इंटेलिजेंस को तो कंट्रोल करती ही है, लेकिन साथ ही तेल, कंस्ट्रक्शन और टेलीकॉम जैसे बड़े-बड़े इकोनॉमिक सेक्टर्स पर भी इसी का दबदबा है। तो अब सवाल ये है कि आखिर अचानक से ये पावर शिफ्ट इतनी तेजी से क्यों हो रहा है? इसकी सबसे बड़ी वजह है एक लीडरशिप वैक्यूम, जिसने इस टेकओवर के लिए एक परफेक्ट स्टॉर्म जैसा माहौल बना दिया है। देखिए, पिछले 35 सालों से सुप्रीम लीडर अली खमेनी ही पावर को बैलेंस करते आ रहे थे, लेकिन हाल ही में उन पर हुए हमले और उनकी मौत के बाद अचानक एक अस्थिरता पैदा हो गई। उनके बाद उनके बेटे मुज्तबा खमेनी नए सुप्रीम लीडर बने और नतीजा ये हुआ कि नए लीडर की कथित कमजोरी और अथॉरिटी की कमी के कारण एक बड़ा लीडरशिप वैक्यूम बन गया है। तो आखिर नए सुप्रीम लीडर को इतना कमजोर क्यों माना जा रहा है? इसके पीछे कई वजह हैं। पहली बात तो ये कि वो कोई पारंपरिक धार्मिक नेता नहीं है। उनमें अपने पिता जैसी अथॉरिटी की कमी है। उन्हें एक बैकरूम फिगर के तौर पर देखा जाता है, जिनकी लेजिटिमेसी बस इस बात पर टिकी है कि वो अपने पिता के बेटे हैं, और इसीलिए माना जाता है कि पावरफुल आईआरजीसी पर उनका कंट्रोल काफी कमजोर रहेगा। और इसी लीडरशिप क्राइसिस और अनिश्चितता का फायदा उठाते हुए आईआरजीसी ने जो किया है, उसे एक्सपर्ट्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम दे रहे हैं, सॉफ्ट कू या क्रीपिंग मिलिट्री टेकओवर। चलिए देखते हैं कि ये हो कैसे रहा है। देखिए, रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सब कुछ बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से किया गया है। पहला कदम, सिविलियन सरकार को साइडलाइन करना। प्रेसिडेंट पेजेश्किन को जरूरी पॉलिसीज से दूर रखा गया, जिससे वो सिर्फ एक नाम के हेड बनकर रह गए। दूसरा कदम, गवर्नेंस पर कंट्रोल करना। आईआरजीसी ने तेल और डिफेंस जैसी अहम मिनिस्ट्रीज को अपने हाथ में ले लिया। अब सारे बड़े फैसले मिलिट्री सर्कल्स में हो रहे हैं, और यहाँ तक कि नए सुप्रीम लीडर को भी या तो साइडलाइन कर दिया गया है या वो अब आईआरजीसी पर ही निर्भर हो गए हैं। अब ये सवाल तो बनता है कि आईआरजीसी के पास इतनी ताकत आई कहाँ से कि वो देश की चुनी हुई सरकार और यहाँ तक कि सुप्रीम लीडर को भी साइडलाइन कर पा रहा है। चलिए, इसकी पावर के सोर्सेस को एनालाइज करते हैं। जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं, आईआरजीसी की पावर के 4 मेन पिलर्स हैं। सबसे बड़ा हिस्सा 40% आता है उसकी इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ से, यानी पॉलिटिक्स और इकोनॉमी में उसकी गहरी पकड़। 30% पावर आती है उसके आर्म्ड डोमिनेंस से। देश की सारी एलीट फोर्सेस उसी के पास हैं, कोई कंपटीशन ही नहीं है। 20% है आइडियोलॉजिकल लेजिटिमेसी, वो खुद को गार्डियन ऑफ द रेवोल्यूशन बताता है, और बाकी 10% फायदा उसे मौजूदा संकट से मिल रहा है। तो अब जब आईआरजीसी पावर में आ रहा है, तो इसका असर सिर्फ ईरान तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका असर पूरे मिडल ईस्ट और दुनिया पर पड़ेगा। चलिए देखते हैं कि इसके क्या नतीजे हो सकते हैं।
अगर हम इंटरनल लेवल पर देखें तो ईरान और भी ज्यादा मिलिटराइज्ड हो जाएगा। पॉलिसी अब डिप्लोमेसी से नहीं, मिलिट्री स्ट्रैटेजी से तय होगी। जनता पर भी सख्ती बढ़ सकती है। रीजनल लेवल पर हिजबुल्लाह और हूती जैसे प्रॉक्सी ग्रुप्स के जरिए लड़ाई झगड़े और बढ़ सकते हैं, जिससे इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी। और जब बात ग्लोबल लेवल पर आती है तो ऑयल मार्केट में झटके लग सकते हैं और शांति की बातचीत तो लगभग नामुमकिन हो जाएगी, क्योंकि अब फैसले डिप्लोमेट्स नहीं बल्कि जनरल्स लेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल आप सबके लिए। अगर आप जियोपॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस को करीब से फॉलो करते हैं तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, आपके हिसाब से क्या ईरान पूरी तरह से एक मिलिट्री स्टेट बनने की तरफ बढ़ रहा है? आपके एनालिसिस का हमें इंतज़ार रहेगा। चलिए, अब अपने विश्लेषण के आखिरी हिस्से में चलते हैं और देखते हैं कि ईरान के लिए आगे क्या-क्या संभावनाएं हो सकती हैं। एक्सपर्ट्स अभी के लिए 4 बड़ी संभावनाएं देख रहे हैं। पहला सिनेरियो, फुल मिलिट्री टेकओवर, मतलब ईरान एक मिलिट्री डोमिनेंट इस्लामिक स्टेट बन जाए। दूसरा, एक अनईजी पावर शेयरिंग हो, जहां असली ताकत IRGC के पास हो और धार्मिक नेता सिर्फ एक सेकेंडरी रोल में रहें। तीसरा, खुद IRGC के अंदर ही पावर के लिए लड़ाई शुरू हो जाए। और चौथा सिनेरियो, मिलिट्री का कंट्रोल बढ़ने से जनता का गुस्सा भड़क जाए और देश में और ज्यादा अस्थिरता पैदा हो। और अगर आप गौर से देखें तो ये पैटर्न कोई नया नहीं है, ये हमें कहीं और भी देखने को मिलता है ना? ईरान की आज की सिचुएशन कुछ पाकिस्तान जैसी होती जा रही है, जहां आर्मी हमेशा सिविलियन सरकार पर हावी रहती है, या फिर मिस्र, जहां 2014 से एक तरह का मिलिट्री रूल है, और म्यांमार, जहां मिलिट्री जुंटा ने ही सत्ता पर कब्जा कर रखा है। तो बॉटम लाइन यही है कि बड़े पावर शिफ्ट्स अक्सर जंग या संकट के समय में ही तेजी से होते हैं, और ऐसा लग रहा है कि ईरान इसका एक नया उदाहरण बनने जा रहा है। जियोपॉलिटिक्स पर ऐसे ही और भी डीप एनालिसिस के लिए मेगामाइंड एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।